चार ऑप्शन है और देखा जाए एक आदर्श अध्यापक कौन से होते हैं, वह अध्यापक जो अपने बच्चों के अकॉर्डिंग वो सही रूप से वहाँ पर खरे उतरे। तो एक यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण। यदि इसकी हम बात करें तो वहाँ पर एक ऐसा माहौल प्रदान किया जाना चाहिए यानी कि विद्यालय में, जिसमें बिना किसी भेदभाव के सभी को समान अवसर दिए जाने चाहिए और सभी की जो भी बच्चों की भैया प्रॉब्लम्स है उसका समाधान दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जाति भेदभाव को रखा जाए, ऊंच नीच को रखा जाए, बिल्कुल भी नहीं। लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, सभी को आज़ादी है कुछ भी प्रश्न करने की और एक अध्यापक के तौर पे आप उनका समाधान करेंगे। विषय वस्तु पर अधिकार, आप जिस विषय के अध्यापक हैं उस विषय वस्तु पर आपका बहुत अधिकार होना चाहिए। या फिर बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, जब देखिए सीटेट की हम बात करें तो लेवल फर्स्ट है, तो आपका सभी को पता है कि इसमें बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो चारों यानी कि तीनों के तीनों आंसर अच्छे हैं और इसके आधार पर हमने उपयुक्त सभी आंसर को सिलेक्ट किया है। भाई आप लोग भी जानेंगे कि एक अध्यापक में ये सारे के सारे गुण होने चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, भाई राइट आंसर होगा इसमें फोर्थ। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर हो गया होगा सभी का। नेक्स्ट है पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशालाई जीवन के मध्य 10 से 11 वर्ष बताया है में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य बच्चों से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। यह कथन किसका है? तो आपके सामने चार ऑप्शन, सिल्बर्ट, टर्मन, टेलर या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कीजिएगा आप भाई कमेंट। तो क्या होगा इसका सही जवाब बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। यदि आपने ये पढ़ा है कि ये कथन किसका है तो आप अच्छे से दे सकते हैं, तो मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। भैया आप लोगों के कमेंट्स मुझे नहीं मिल पा रहे हैं, तो हो सकता है कि कनेक्ट हो रहा है या नहीं, मुझे इस टाइम नहीं पता चल रहा है कुछ भी। तो एक सेकंड आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं चल रहा है कि कौन मेरे साथ जुड़ा हुआ है कौन नहीं जुड़ा हुआ। तो बस आप तब तक अपना आंसर सिलेक्ट कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, तब तक मैं इसको देखती हूँ। भाई यहाँ पर हमारा इससे हमें पता नहीं चल रहा कि कौन कौन आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ, प्लीज़। हाँ जी, अब पता चला है। राजकुमार जी, हरि जी, अमृता जी और अमरीश जी, स्वागत है आप सभी का। सभी के कमेंट्स मुझे मिलने लगे हैं। तो देखिएगा सेकंड क्वेश्चन चल रहा था कि पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशालाई जीवन के मध्य में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा के नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। यह कथन किसका है? तो आप लोगों ने जवाब मुझे दे दिया है सेकंड का ए आप लोगों का आंसर है। बहुत बढ़िया जवाब। पहले भी मुझे कमेंट पता नहीं चल रहा था कि आप लोग जुड़े हुए हैं या कौन कौन है या नहीं, अब मुझे दिखे हैं आप सभी के कमेंट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, सिल्बर्ट। जैसे कि किस आधार पे रखा है, मान लीजिए बच्चा 10 साल का है, ठीक है, और वो 5th क्लास में पढ़ता है, लेकिन वो अपनी क्लास की तुलना में 4th क्लास सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का भी कार्य ना कर सके, यानी कि 4th क्लास के भी आंसर नहीं दे रहा है। तो वो क्या है, कौन सी बुद्धि में आएगा? ये तो आपको पता चल जाएगा कि वो मंद बुद्धि के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर क्या 10 साल का बच्चा 5th क्लास में पढ़ता है, लेकिन अपनी क्लास की क्या वो 4th क्लास का भी सही से आंसर नहीं दे पा रहा है। तो यहीं पर इन्होंने डिस्कस किया था इस कथन के जरिए और ये बताया सिल्बर्ट ने। सभी की एकदम बढ़िया आंसर है, सभी ने एकदम सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु माना है वो किसे माना है? एक अच्छा शिक्षक को, बालक को, शिक्षण प्रक्रिया को या विद्यालय को? तो जल्दी से कमेंट करें और बताइएगा। जावेद जी, कोमल जी और इंदु जी, स्वागत है आप सभी का हमारी नित्य क्लासेस में। आप लोग जुड़े हैं और तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने है, तो जल्दी बताइएगा बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु किसे कहा है?
तो कोमल जी ने सबसे पहले मुझे आंसर दिया है और उन्होंने बताया है कि थर्ड का होगा बी। तो देखिएगा यहाँ पर बाल मनोविज्ञान यानी कि जो मनोविज्ञान है वो किससे संबंधित है, बालक से संबंधित है। यदि इसमें बालक ही नहीं होगा तो मनोविज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं होगा बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो केंद्र बिंदु माना है वो बालक को ही माना है। बालक को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, बालक को ऐसी क्या शिक्षा दी जाए, ऐसे कैसा माहौल तैयार किया जाए जिससे बालक आगे की ओर बढ़ सके। तो इसके आधार पर बालक को आधारशिला यानी कि केंद्र बिंदु माना है। और आप लोगों ने एकदम मुझे करेक्ट जवाब दिया है। राइट आंसर बिल्कुल सेकंड ही होगा यहाँ पर। और बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत एक बात और हम बता देते हैं आपको कि यहाँ पर गर्भ अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक का वर्णन इसमें किया है। भाई पूछ लिया जाए बाल मनोविज्ञान में कौन कौन सी स्टेज आती हैं, तो गर्भ अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक का वर्णन इसमें किया गया है। तो यही बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, और देखिएगा। गुड मॉर्निंग मिस पंडित। भाई इंदु जी, अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या है तो बताइएगा मुझे। शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा या उपयुक्त सभी। तो जल्दी से बताइएगा अच्छी स्मृति क्या होता है, चिंतन के लिए होता है। तो बताइएगा अच्छी स्मृति की पहचान या विशेषताएं क्या है। तो अमरेश जी का सबसे पहले कमेंट आया है। भाई आप लोगों से एक बार मैं कहना चाहूंगी, आप लोग क्लास में जुड़े होते हैं तो प्लीज साथ के साथ कमेंट भी करते रहे, बहुत अच्छा लगेगा कि आपके कमेंट्स मुझे मिलेंगे। तो देखिए अमरेश जी ने मुझे बताया है डी होगा, वागेश जी ने भी बताया कि डी होगा। हाई नॉलेज, इन्होंने भी बताया है कि डी होगा, है ना। हाँ इंदु जी, मैम ये आपने नहीं बोला हमें। अच्छा इंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप क्लास में आई हैं। और इसमें क्या है कि देखिए आप अपनी स्मृति के आधार पर पुनः किसी तथ्य को सोच विचार कर कर उससे अपनी नई स्मृति में जोड़ें, पुनः स्मरण करें, तो ये भी बिल्कुल सही है। शीघ्र पहचान करें, तो वहां पर भी क्या होता है, एक सेकंड रुक जाइए, वहां पर भी क्या होता है कि आपका स्मृति पावर बहुत अच्छा है। अच्छी धारणा भी किसके अंतर्गत आती है, स्मृति के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर भी आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। बिना किसी डाउट के डी सही है। और अच्छा लगा कि आप सभी ने ही जवाब दिया है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, ये आपको बताना है। संवेग, ठीक है, क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना व भावों में उथल पुथल, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। हेलो माही, कैसी हैं। तो बताइएगा संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, जल्दी से दीजिएगा मुझे जवाब। क्या होगा इसका सही आंसर। हाँ सी राइट, राजकुमार जी ने कहा है सी राइट। आशीष जी गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग, कैसे हैं। उमा जी, हाँ तो देखिए संवेग क्या होते हैं। भाई संवेग जो हमारी मूल प्रवृत्ति होती है ये जन्मजात होते हैं। और जन्म के बाद जो आपने देखा होगा बच्चे का हंसना, रोना, डरना, क्रोधित होना, ये संवेगों पर आधारित होता है। और संवेग का जो शाब्दिक अर्थ माना जाता है, जो हमारी उत्तेजना होती हैं, जो हमारे भाव होते हैं, वो सामने आते हैं और उनमें उथल पुथल होने लगती है। कुछ भी सोचा, अच्छा लगा तो हंसने लगे, बुरा लगा तो रोने लगे। तो ये क्या है, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल का होना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड। सबसे पहले हम आंसर देते हैं। अच्छा रविंद्रा जी आप आंसर देते हैं, बहुत अच्छी बात है, सभी को आंसर देना है। बस मैं आपसे सभी से यही कहना चाहती हूँ कि जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं तो सभी कमेंट करें, अच्छा लगेगा। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है और क्या है आप देखिए और जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा, क्या होगा। तो देखिएगा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश या अध्यापकों की कोई सहभागिता नहीं, क्योंकि यह कार्य माता पिता का होता है। कक्ष का नियंत्रित परिवेश या कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो बताइएगा। और सबसे पहले भाई मैं भी आंसर देती हूँ। हाँ कोमल जी, भाई सभी लोग बताइएगा। अमरेश जी, सपना जी और बागेश जी, इनका मानना है कि कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, यानी कि एक ऐसा परिवेश, भाई क्या हो रहा है आज,
एक ऐसा परिवेश जिसमें हर बच्चे को अधिकार हो कि वह अपनी बातों को अपने अध्यापक तक पहुंचा सके, अपनी समस्या के बारे में अपने टीचर से डिस्कस कर सके, उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। तो कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए और यहाँ पर आपका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। माही जी और एंग्री भाई सभी ने आंसर दिया है, बहुत अच्छा। आज स्टडी को कैसे छोटे छोटे बच्चों की तरफ पढ़ेंगे। चलिए भाई कोई भी जवाब दे, पढ़ना सभी को है और जिसका भी नाम मुझे दिखता है मैं कमेंट बोलती हूँ सभी का नाम। और हाँ, जिसका नाम ना बोल पाऊँ तो छोटे बच्चों की तरह निराश मत होइएगा कि मैम ने हमारा नाम नहीं लिया है ना। हमारे लिए सभी बराबर हैं और सभी हमारे अपने हैं। तो आप प्लीज़ बस इसमें फोकस करें कि आप अच्छे से पढ़ें और आपने जो पढ़ा है उसको आप अपनी सीटेट एग्जाम को आपको क्रैक करना है, उसको पास करना है ना। तो छोटे छोटे बच्चों की तरह जिद करना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा और फोकस कीजिएगा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है देखिएगा भाई, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। देखिएगा 4 आपके सामने ऑप्शन है भी, सभी लोगों ने मुझे लगता है पढ़ लिया और मैं आपसे बातें करती रह गई। ये विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है, बच्चों के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समस्या को पहचानने में सहायता करती है। या फिर ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए बाधा स्थान उपलब्ध कराती है। भाई आप लोगों के कमेंट्स मुझे मिल गए हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। वरुण जी आ गए हैं, स्वागत है। वागेशी और हाई नॉलेज सभी ने मुझे जवाब दिया है कि इसका सी आंसर होगा। एकदम बढ़िया जवाब, अच्छा लगा कि आप लोगों को इसकी नॉलेज है। चलिए एक थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसी क्वेश्चन के बारे में। जो एनसीएफ 2005 है भाई, एनसीएफ 2005 कि किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत हुआ था एनसीएफ 2005? कौन बताएगा मुझे कमेंट कर इसकी अध्यक्ष कौन थे, बताइएगा जल्दी से मुझे मैं बताइएगा। इसके अध्यक्ष कौन थे? कोमल जी, राजेश जी, हाई नॉलेज, बागेश, वरुण, रविंद्र, सभी लोग बताइएगा। तो प्रोफेसर यशपाल, वरुण ने मुझे सबसे पहले बताया है और बहुत अच्छा, प्रोफेसर यशपाल थे। और इसका एक ही उद्देश्य था कि बिना बोझ के शिक्षा होनी चाहिए, बच्चे को स्कूली वातावरण से निकालकर बच्चे को बाहरी वातावरण के बारे में भी बताना चाहिए। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है, बच्चों की गलतियाँ अधिगम का ही भाग है। हाँ भाई, जब तक अमरीश जी बिल्कुल बच्चों की गलतियां करेगा तभी तो आगे सीखेगा, तभी वो कुछ सीख पाएगा, है ना। यशपाल समिति बिल्कुल सही है। और ये जो तैयार किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध, कौन सा था? रविंद्रनाथ टैगोर का निबंध सभ्यता और प्रगति पर आधारित है, ठीक है। हाँ, लर्निंग विदाउट बर्डन, बिल्कुल सही कहा अमरीश आपने। और एकदम देखिए आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी नॉलेज और बहुत अच्छी बात है, इन सब के बारे में हमें पता भी होना चाहिए। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, डिसलेक्सिया का संबंध किससे? भाई एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जितने भी मैंने सैंपल पेपर आपको कराए हैं उसमें लगभग डिसलेक्सिया लगभग आता ही है। एक डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया और साथ के साथ डिस्कैल्कुलिया, और एक आता है डिस्पेक्सिया। इनको तो आप अच्छे से बस घोल के पी जाइए जिससे कि आपको एग्जाम में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। कभी कभी इतना कुछ बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, उसके बाद भी गलती कर देते हैं ना, तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। इसको घोल लो और पी जाओ कि डिसलेक्सिया का संबंध किससे है। जल्दी दीजिएगा आंसर, जब तक गलती नहीं होगी सीखेंगे कैसे? आप लोग भी गलती करते हैं, हम भी गलती करते हैं, भाई गलती के आधार पे ही सीखा जाता है, आगे बढ़ा जाता है। तो यहाँ पर डिसलेक्सिया की बात कर रहे हैं, तो डिसलेक्सिया का जो संबंध है वो है पढ़ने की अक्षमता से। बिल्कुल बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने। तो इसको क्या है कि जो लिखा हुआ होता है उसको पढ़ने में बच्चा अक्षम होता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, और बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। किसके लिए देना चाहिए? प्रतिस्पर्धा द्वारा कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करके, या सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सर्जन करके, या फिर
कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। तो क्या होगा, जल्दी से दीजिएगा जवाब। और 9 का मुझे बताया अमरेश जी ने सबसे पहले कि सी होगा इसका आंसर। बहुत बढ़िया जवाब सभी का कि सीखने हेतु एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए जिसमें बच्चे सीखने के लिए प्रेरित हों, वो खुद ही उनका रुचि उत्पन्न होने लगे। तो एकदम करेक्ट जवाब, बिना किसी डाउट के सभी को पता है कि यहाँ पर भैया सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भाई यहाँ पर ये क्या दिया हुआ, प्रतिस्पर्धा। यहाँ पर जो बच्चे मंद गति से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, यदि उनके बीच में प्रतिस्पर्धा को रखा जाए तो बच्चे हीन भावना के कारण पीछे कदम हटा लेते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बात करें कक्षा में प्रथम आने बच्चों को पुरस्कृत करना, बिल्कुल गलत है। भाई एक अध्यापक के लिए सभी समान हैं, लेकिन लास्ट में जो डिवीजन के तौर पे दिया जाता है वो तो सिर्फ और बच्चों को यह दिखाने के लिए दिया जाता है कि और बच्चे भी इससे प्रेरित होकर आगे आने वाले सेशन में एक अच्छी तैयारी करें, जिससे उनको भी ये प्राइज मिलेगा। बच्चे का मनोबल बढ़ाने के लिए जो लास्ट में दिया जाता है वो पुरस्कृत किया जाए तो सही है, लेकिन यहाँ पर कक्षा में दिया जाए तो बेकार है बिल्कुल। तो इसके लिए आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सा अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व माना गया है? मैम हिंदी की क्लास कब होती है? कोमल जी हिंदी की क्लास के लिए माफ़ी चाहते हैं, अभी 2 दिन से हम बाहर थे, मतलब अपने घर के दूसरे वाले रूम में वहाँ शिफ्ट हुए थे, तो वहाँ से हमारी क्लास नहीं हो पाई थी अभी। तो बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि कल से स्टार्ट हो जाए, कल से नहीं तो आप यानी कल मंडे, हाँ मंडे से आपकी हो जाएगी क्लास। चलिए देखिएगा, निम्न में से कौन सा अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है, तो बताइएगा। मुझे लगता है कि आप लोगों के आंसर भी आ गए। कुशल मुख्य अध्यापक, स्कूल का स्वस्थ वातावरण, आदर्श अध्यापक या फिर पुरस्कार एवं दंड। तो जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। एकदम बढ़िया जवाब सभी ने एक ही सुर में गाया है कि यहाँ पर होगा ये सभी। तो बिल्कुल बिना किसी डाउट के मैं भी आप लोगों से सहमत हूँ, क्योंकि आपको भी सब कुछ पता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हरी की फर्स्ट और थर्ड, यानी कि फर्स्ट और थर्ड के अलावा स्कूल का स्वस्थ वातावरण भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि स्वस्थ वातावरण में बच्चे पढ़ेंगे तो वो बीमारियों से भी बचेंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, शिवम फोर्थ ऑप्शन होगा। ग्रेड अंकों से कैसे अलग होते हैं? क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आया हुआ है। यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? अपसारी, मुक्त अंक, समस्या समाधान या विश्लेषण। तो जल्दी बताइएगा 11th का क्या होगा इसका सही आंसर। भाई सभी जवाब दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि ग्रेड अंकों से कैसे अलग होते हैं। भाई हरी जी फोर्थ ही होगा बिल्कुल। जो नेक्स्ट क्वेश्चन गया है हमारा पीछे, उसका आंसर फोर्थ ही होगा। भाई इसका बताइएगा कि इसमें, अरे वाह, इंदू जी ने सबसे पहले, अमरेश जी ने सबसे पहले दिया है आंसर। लेकिन चलिए और सभी लोग कमेंट करें और बताएं ग्रेड अंकों से कैसे अलग होते हैं। कोमल जी ने भी बताया है बी। भाई और भी लोग हैं, सभी बताइएगा। अपसारी चिंतन पता है आपको? अपसारी चिंतन क्या होता है? अपसारी चिंतन क्या होता है? जिन लोगों ने अपसारी चिंतन लगाया भी ग्रेड अंकों से कैसे अलग होते हैं कि इसमें बच्चे को किसी भी तरह से नकारात्मक नहीं रखा जाता है। बच्चे की सोच को बढ़ाने के लिए उसे ग्रेड, अंकों की जगह ग्रेड, वे ग्रेड अंकों से अलग हैं। यहाँ पर क्या है कि बच्चे की छोटी छोटी बारीकियों को देखा जाता है, उसके आधार पर छोटे छोटे भागों में इसको बांटा जाता है। तो ये विश्लेषणात्मक होता है, अपसारी नहीं होता है ना। नहीं, मुक्त अंत वाले नहीं होते। मैं आपको क्लियर कराऊंगी इसके लिए अमरेश जी। देखिए भाई अपसारी कौन से होते हैं? अपसारी क्या होते हैं कि आपके पास कोई एक समस्या आती है और उस समस्या को आप भिन्न भिन्न तथ्यों में ले जाते हैं, यानी कि एक समस्या के विभिन्न रूप बनाकर नई नई तरह की सोच आप उसमें विकसित करें, तो अपसारी होता है। और एक आपने सुना होगा अभिसारी। अभिसारी भी सुना है आपने? बताइएगा। अपसारी और अपसारी दो होते हैं ना।
हरी बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे, अभी बताइए। देखिए है ना, अपसारी बताते हैं कि जब हम किसी भी समस्या को लेकर चिंतन करते हैं तो जिसमें अनेक विकल्प हमारे सामने आए तो वो अपसारी होता है। और अभिसारी की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही केंद्र बिंदु पर फोकस करना होता है, हम चारों तरफ नहीं सोचते हैं, तो वो आपका अभिसारी होता है। बात करें मुक्त अंत की, तो मुक्त अंत क्या है कि देखिएगा, जिसमें आप थोड़े से स्वतंत्र होते हैं कि अपने भाव के आधार पर उसमें कुछ ना कुछ जोड़ सकते हैं। मैम अपसारी क्वेश्चन मुक्त अंत वाले होते हैं। हाँ, अपसारी चिंतन बिल्कुल सही कहा है कि अपसारी चिंतन में क्या होता है कि इसमें हम अपने भावों को भी सम्मिलित कर देते हैं। अब जो मुक्त अंत वाले होते हैं, जैसे कि निबंध आपके सामने आ जाए तो निबंध में क्या करते हैं आप, में जो हेडिंग होता है उसको तो आप सेम डालते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि आप थोड़ा बहुत उसमें अपने कि हाँ ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसे ये भी बोला, अपनी बातों में एक्सप्लेन करके, अपने भाव के द्वारा एक्सप्लेन करके उस बात को पूरा करते हैं। और एक होता है बंद मुक्त। भाई बंद मुक्त भी सुना होगा ना आपने, सुना है। इसमें क्या है कि इसमें आप कोई भी अपने भाव को सम्मिलित नहीं कर सकते। जैसे कि आपने देखा है कि अब आपके सामने क्या है, 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप 4 में से किसी एक को ही सिलेक्ट करना है जो सही आंसर है, वो आते हैं बंद मुक्त में। यहाँ पर आपके भाव को शामिल नहीं किया जाता है और मुक्त अंत में आप अपनी फीलिंग्स को भी रख लेते हैं। तो इन दोनों में ये अंतर है। क्लियर हो गया होगा सभी का? यस मैम प्लीज दोनों को, हाँ दोनों को कर दिया है राजेश जी, क्लियर हो गया होगा सभी का। जिसका देखिए, जो भी आपके सही गलत के क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पी आते हैं, सत्य असत्य आते हैं, वो आपके बंद मुक्त में होते हैं। और मुक्त अंत में यानी कि आपने देखा होगा अति लघु, लघु, निबंधात्मक, ये सारे के सारे किस में आते हैं, आपके मुक्त में आते हैं, जिसमें एक शब्द में आप आंसर दें। क्लियर हो गया होगा सभी का। चलिए आगे चलते हैं। बहुत अच्छा है कि आपका क्लियर हुआ है। तो आगे देखिएगा क्वेश्चन आप सभी के सामने। छात्राएं गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई होती है जब उनसे उनके तर्क के विषय में पूछा जाता है। नेक्स्ट, हाँ वन वर्ड्स टाइप, बिल्कुल बढ़िया कृतिका जी। अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं, अपनी आयु के लड़कों की तुलना में स्थानीय अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं, भाषिक और संगत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। तो क्या होगा इसका सही जवाब आपको देना है। तो आप लोगों के कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, यस, अमरीश और रवि एंड कोमल, आप लोगों का मुझे जवाब मिला है और आपने एक ही ऑप्शन को पकड़ा है। तो यहाँ पर क्या है कि अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती है। ये एक लिंग भेद के आधार पर क्वेश्चन किया है। यदि आप इनको सेलेक्ट करते हैं तो वो लिंग रूढ़िबद्धता के अंतर्गत चला जाता है आपका जवाब। यहाँ पर आप लोगों का क्या है कि मानना है कि लड़की लड़कों से या लड़के लड़की से कोई किसी से कम नहीं होता। तो बिल्कुल आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर क्लियर है। 12th का 4th नहीं होगा सर। भाई राजेश जी, भाई भाषिक और संगत संबंधी क्षमताएं रखती है, भाषिक के अलावा वो गणित में भी अच्छी क्षमता रखती हैं। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सी नहीं होगा कृतिका जी। ये आप कौन सी इसमें रूढ़िबद्धता में जा रहे हैं, आप लिंग भेदभाव कर रहे हैं लड़कियों के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के उसमें हर कोई बेस्ट है अपने आप में। एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक, देखिए एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, है ना। तो देखिएगा जातीय भेदभाव का परिचायक है, लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, लड़के लड़कियों से भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है, या फिर लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करती है। तो जल्दी दीजिएगा जवाब क्या होगा इसका सही आंसर। तो आप लोगों ने भैया अब तो बिना किसी डाउट के बोला है कि सी होगा। मेरी छोरी भाई क्या छोरी, हाँ सही कहा कृतिका आपने। तो देखिए सभी ने बोला है कि यहाँ पर क्या है, लड़के बनो लड़कियां जैसा व्यवहार मत करो। तो ये क्या है कि देखिए लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करती है। जैसा कि अभी किसी ने नेक्स्ट पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि 4th ऑप्शन है, किसी ने बताया 1st ऑप्शन होगा। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर लिंग रूढ़िबद्धता को रखा जाता है। ठीक है,
हरी भाई बहुत पीछे चला गया है, प्लीज आप मेरा दोबारा से वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि टाइम भी मेरे पास इतना नहीं है कि मैं उसको दोबारा लेकर जाऊं वहां पर। वैसे क्लियर हुआ था या नहीं, आप मुझे ये बता सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा, विद्यालयों में समावेशन मुख्य केंद्रित होता है। समावेशन का अर्थ आप लोग जानते होंगे, समावेश करना, यहाँ पर सभी को समान अधिकार देना, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण करना, केवल निर्योग्य छात्रों को आवश्यकताओं को पूर्ण करना, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना, विद्यालयों में निरक्षर अध्यापकों की शैक्षिक आवश्यकताएं करना। तो बताइएगा भाई यहां पर राइट आंसर क्या होगा। भाई आप लोगों ने भाई मुझे बताया है कि 14 का सी होगा माही ने, और इसके अलावा काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सी होगा। राहुल जी ने कहा है ए होगा, अन्यथा सभी लोगों ने कहा है कि यहाँ पर सी होगा। तो भाई मुझे बताइएगा कि, चलिए राहुल शर्मा ने फर्स्ट रखा है, तो एक बार हम देख लेते हैं क्वेश्चन को, फिर बात करते हैं। विद्यालयों में समावेशन मुख्य केंद्रित होता है, किस पर केंद्रित होता है, तो आपने देखा होगा भाई। अब पहले शांत हो जाइएगा, पता चल गया है कि आप लोगों ने सी ही ऑप्शन को दिया है, तो थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ। तो देखिएगा कि यहाँ पर विद्यालय में समावेशन मुख्य जो केंद्रित होता है, जिसमें उनका फोकस होता है, वहां पर देखिए समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी तरह के बच्चे आते हैं। भाई कौन कौन से आते हैं, विकलांग बच्चे भी आते हैं, है ना, और मानसिक रूप से जैसे कि मान लीजिए थोड़े से अपने आप को हीन भावना से ग्रस्त माने वो बच्चों को भी लिया जाता है, सभी तरह के बच्चे इसमें शामिल होते हैं। हम नेट से बोल रहे हैं। अच्छा तो देखिए इसमें जो आपका जो आंसर होगा वो थर्ड नहीं होगा। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना, वहां पर आवश्यकताओं को पूरा करना नहीं होता, बच्चों की आवश्यकताएं बहुत ही कि उसका कोई छोर नहीं होता है ना। लेकिन इसका जो सटीक आंसर होगा जो समावेशी शिक्षा पर केंद्रित है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, कि विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों का निर्माण करना। क्यों, क्योंकि वहां पर हर तरह के बच्चे हैं, उन बच्चों का ख्याल रखना होता है। कोई विकलांग बच्चा है तो उसके लिए ऐसा फर्नीचर तैयार किया जाए जिससे कि उसको बैठने में दिक्कत ना हो, जिस बच्चे को कम दिखाई देता है उसके लिए रोशनी के प्रबंध कराए जाए जिससे कि उसको बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो इन सब चीजों का ध्यान में रखकर यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है। और राहुल जी बहुत अच्छा है कि आपने बार बार बोला है कि फर्स्ट ही ऑप्शन होगा। राहुल जी के अलावा बाकी सबने मुझे बोला था कि थर्ड होगा, थर्ड नहीं होगा। आप लोग फर्स्ट ऑप्शन पर फोकस करें, यही सही है। और डाउट हो तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है इस व्यवहार को अर्जित करना कि वे सफल नहीं हो सकते, कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, अपने अध्यापकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल ना बनाना, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ, या फिर अध्ययन के गंभीरता पूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। तो क्या होगा जवाब आपको देना है, 15 का बताना है। माही बताइए, अमरेश जी ने कहा है कि ए होगा और बाकी राजकुमार माही जी का भी कहना है ए होगा। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का अर्थ क्या होता है, जिसकी सहायता ना की जाए, है ना, वो निस्सहायता होता है। तो इससे बिल्कुल इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वह सफल नहीं हो सकते, उसे ग्रहण कर लेते हैं बच्चे कि हम कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो इसका कारण आपका फर्स्ट ऑप्शन है और आप लोगों ने मुझे बताया है और एकदम करेक्ट जवाब। हरि जी, अध्ययन को गंभीरता पूर्वक ना लेने तो नैतिक निर्णय नहीं होंगे। इसमें क्या है कि अपने व्यवहार को, भैया यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे को जो चाहिए होता है, यदि उसको हम मान लीजिए कि आपको सीटेट की तैयारी करनी है और आपको उसी आधार पे प्रिपरेशन ना मिल पाए, आपकी तैयारी ना हो, तो आपके मन में एक बात आ जाती है कि शायद मैं इस बार सीटेट का एग्जाम पास नहीं कर पाऊंगा। तो आप वो निस्सहायता के कारण होता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है।
संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चार आपके सामने ऑप्शन है, जेम्स लैंग सिद्धांत, हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो बताइएगा संवेग का कौन सा सिद्धांत इस बात पर विचार करता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होते हैं? तो जल्दी बताइएगा भाई। अमरीश जी सही से आंसर को पहले देख लीजिएगा, तब आप कमेंट कीजिएगा। और सभी से मैं यही कहना चाहती हूँ, यदि आपने भाई सिद्धांत पढ़े होंगे तो ही आप बता सकते हैं, अन्यथा मुझे लगता है कि इसमें तुक्का चलेगा। राजकुमार जी ने ए को बताया है, बाकी और लोग भी बता सकते हैं मुझे डी। चलिए मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देती हूँ कि पहले तो बता देती हूँ कि इसका जो राइट आंसर है जेम्स लैंग के सिद्धांत है। जेम्स लैंग का सिद्धांत होगा। और इस सिद्धांत में क्या है कि पहले जो हमारे संवेगात्मक व्यवहार होते हैं, और संवेगात्मक व्यवहार मान लीजिए पहले हम अपने संवेगों के आधार पर व्यवहार करते हैं और व्यवहार के आधार पर हमें अनुभूति होती है कि हमने सही किया है या गलत किया है। तो यहाँ पर संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होती है और यह जेम्स लैंग के सिद्धांत में बताया गया है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाँ, आपका बिल्कुल सही है। मैम नहीं पता है इसका आंसर। हाँ अमरीश जी, वही अभिप्रेरणा का सिद्धांत मुझे पता है कि आप क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा इसको दो भागों में बांटा है, जन्मजात और बाह्य जगत से। जन्मजात यानी कि स्वयं के आधार पर बच्चा सीखता है, और बाह्य परिवार जो नेस्ट है आपका जिसे आप ग्रहण करते हैं, वो जो अपने बाहरी वातावरण है उसके आधार पर सीखते हैं। तो आपने ये सोचकर अभिप्रेरणा का सिद्धांत लगाया है, मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, है ना। चलिए आ जाए नहीं, याद रखिएगा जेम्स लैंग का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? किसने दिया था? तो आपको बताना है, पोल वो भाई कमेंट करना है और बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी बताइएगा, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था, ये क्वेश्चन है। तो इंदु जी ने कहा है कि डी, अमरीश जी ने भी कहा है डी, और बाकी सभी आप लोग बता सकते हैं। बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया जवाब। यहाँ पर जो जिसको महत्व दिया था वो सिगमंड फ्रायड ने दिया था, और डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही है। किशोरों के बारे में किसने बताया था? स्टर्नले हॉल ने बताया था। और मनोलैंगिक विकास के बारे में जिसने बताया था वो है फ्रायड। तो राजेश जी, इसमें किशोरों का अध्ययन किया था हॉल ने, तो आप किशोर का मतलब आइएगा, फ्रायड ने बोला है इसके बारे में। देखिएगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है? तो देखिएगा धनात्मक पाया जाता है, ऋणात्मक, शून्य, या फिर ये सभी। तो बताइएगा कि क्या होगा राजेश जी इसका सही जवाब। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है, ये क्वेश्चन है, और बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। राहुल जी ने कहा है ए होगा, अमरीश जी ने भी कहा है ए होगा, अनिल जी ने कहा है कि ए होगा। तो देखिएगा आप लोग जानते हैं कि बुद्धि और सृजनात्मकता एक दूसरे से अलग अलग हैं। इसमें आपका जो भी क्रिएटिव होता है उसको रखा जाता है, बुद्धि का इंटेलिजेंस के आधार पर होता है, अपनी तर्क शक्ति के आधार पर होता है, चिंतन के आधार पर भी होता है। लेकिन इसमें किस प्रकार का संबंध है? तो ये धनात्मक होता है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। और बिल्कुल यहाँ पर जो आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया है कि इसमें संबंध कैसा पाया जाता है, धनात्मक होता है, यानी कि रिजल्ट कुछ भी हो वो पॉजिटिव होता है इसका। बिल्कुल सही जवाब, सभी ने एकदम बढ़िया जवाब दिया है, धनात्मक होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है। क्वेश्चन किस तरीके से, आप देखिएगा कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है?
देखिए, अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्राप्त करना। तो क्या करेंगे आप लोग? राहुल जी ने तो सेकंड बताया है कि भाई वो सेकंड यानी कि शिक्षण और रोचक को व्यवहारिक बनाएंगे। और अमरेश जी, माही सभी का एक ही सुर में कहना है कि भैया जो अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक और प्रभावशाली उपाय यही है कि अपने विषय को, अपने शिक्षण को इस तरह से रुचिकर बनाओ कि बच्चा इंटरेस्ट के आधार पर सीखे। ऐसा नहीं कि आप हर टाइम बच्चे को पढ़ाओ, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और पढ़ाई के आधार पर बच्चे को कुछ भी एक्टिविटी करने से रोक दिया जाए, ऐसा नहीं। बच्चा वहाँ से रुचि हटाने लगता है और बच्चे को समझ में नहीं आता। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। जैसे कि आप लोग इतने समझदार हैं, फिर भी आप जब बोरिंग हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत क्या है कि हाँ हमें अलग से कुछ बताया जाए, तो उसकी अलग से नॉलेज जो दी जाती है वो होता है रोचक बनाना शिक्षण को। चाहे आप मुझे उसे एग्जाम्पल के तौर पे आप उसको बता सकते हैं कि हाँ इसके उदाहरण ऐसे ऐसे होते हैं। अब किसी को भी कोई डाउट नहीं है इसमें? चलिए, शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप होते हैं, किस पर आधारित होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगभग सभी को पता भी होगा इसके बारे में। तो बताइएगा भाई, मूल प्रवृत्तियों पर, संरक्षित पर, संज्ञानात्मक पर या संवेगात्मक? तो बताइएगा क्या होगा? शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप किस पर आधारित होंगे? तो आप लोग भैया, माही तो बहुत ज़्यादा मतलब अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हैं कि फर्स्ट ऑप्शन होगा। चलिए, तो बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब की मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जो बच्चा, उसे कोई नहीं सिखाता उन प्रवृत्तियों को, बच्चा जन्म के बाद स्वयं से ही स्वयं ही सीखता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कोई डाउट नहीं किसी को? भाई अविनाश जी, संज्ञानात्मक नहीं होगा, संज्ञान यहाँ पर विशेष अवस्था, भाई यहाँ पर स्टेज बहुत छोटी है और बच्चा जो भी काम करता है वो अपने संवेगों के आधार पर करता है, यानी कि अपनी मूल प्रवृत्ति जो होती है, जो उसकी जन्मजात होती है, जन्म के बाद से ही प्रारंभ हो जाती है, उनके आधार पर किया जाता है। और मूल प्रवृत्ति आप लोग जानते होंगे कौन कौन सी होती है? भाई खाना पीना, ये क्या है? मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। हंसना, रोना, सोना। हाँ, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना जिसमें अक्षमता न हो, उन बच्चों के लिए हानिकारक है। विद्यालयों पर भार बढ़ा देना, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन करने की अपेक्षा रखता है या फिर एक काल्पनिक लक्ष्य है। तो जल्दी बताइएगा कि क्या होगा इसका सही जवाब। नमस्ते चेतन जी, आप बहुत लेट आए हैं, बताइएगा भाई क्या होगा। 21 का आप लोग बोल रहे हैं कि सी होगा, देख लेते हैं क्या होगा इसका। भाई विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना किसमें? कि शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु, धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। बहुत अच्छा जवाब है भाई। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन से होते हैं? अभी हमने पहले जो क्वेश्चन गया था उसमें भी डिस्कस किया था, तो यहाँ पर आपको उसके बारे में बताने की जरूरत भी नहीं है। और इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा कि आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर भाई विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जिसमें आप सभी बच्चों को शामिल किया जाता है, कौन कौन से बच्चे आते हैं प्लीज कमेंट करके बताइएगा मुझे। अभी मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन कौन से होते हैं, बताइएगा। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, ये बिल्कुल सही है। भाई कौन कौन से होते हैं प्लीज कमेंट करें और बताएं। किसी का भी कमेंट नहीं आ रहा है मेरे पास, बताइएगा। हरि, अविनाश, चेतन, कृतिका, इंदु, क्या हुआ? किसी को नहीं पता विशेष आवश्यकता वाले बच्चे? शारीरिक रूप से अक्षम बालक, शारीरिक रूप से अक्षम बालक, मानसिक रूप से अक्षम बालक विशेष आवश्यकता वाले के वर्ग में आते हैं। चलिए टाइम लगेगा, चलिए कोई नहीं, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे देती हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिएगा। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन
यह कथन ओके राहुल, तो देखिएगा सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। सही है क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। गलत है क्योंकि अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। गलत है क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग थलग महसूस करते हैं। तो क्या होगा इसका? झूठ बोलना पाप है। क्यों पाप है? शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम बालक। ऑल स्टूडेंट विशेष हैं, और स्टूडेंट्स विशेष हैं जिसमें हर वर्ग के हर तरह के बच्चे पाए जाते हैं। तो भैया 22 का आपको बताना है कि क्या होगा इसका आंसर, और जल्दी मुझे आंसर दीजिएगा। यश ने ए, अमृता जी ने बी, वागेश ने ए। तो देखिएगा सही भाई, यहाँ पर क्या है कि सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। जब आपके अनुभव बढ़ेंगे, आप जो सीख रहे हो उससे और कुछ बहुत सीखने को मिलेगा। तो वहाँ पर क्या है कि सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, और ग्रुप में रहकर बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। जब उसके साथीगण आपस में कोई वर्क कर रहे होते हैं और वहाँ पर एक बच्चा दूसरे से बहुत अच्छे से सीखता है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट हो जाएगा और बिल्कुल सही जवाब। किसी को ना समझ में आए तो वो मेरे से कमेंट में पूछ सकता है, अन्यथा हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिंग है भाई, क्वेश्चन बहुत आता है ये भी। लिंग है शारीरिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना या जैविक सत्ता। तो बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। जल्दी कमेंट करें और बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा। 23A में बताइएगा। आप लोगों ने मुझे फर्स्ट ऑप्शन दिया है और CCCA, तो मैं हाँ ग्रुप डिस्कशन हरी जी ने कहा उसमें अच्छे से समझ पाता है बच्चा। आप देखिएगा, चले आप लोगों ने बताया, बहुत बहुत शाबाश भैया, बहुत अच्छे से आंसर दिए हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ ये लिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। मान लीजिए आपके इसमें एक माही भी पढ़ रही है, साथ में कंचन भी पढ़ रही है, इधर की साइड मैं बोल रही हूँ माही भी पढ़ रही है, कंचन भी पढ़ रही है, लेकिन मैं बोलूं कि हरीश भी पढ़ता है। तो यहाँ पर पढ़ती और पढ़ता यानी कि लिंग का जो प्रयोग किया गया है वो शारीरिक संरचना के आधार पर नहीं देखा जाता। आपके CDP आपके एजुकेशन के उसमें ये सामाजिक संरचना माना गया है। इसको समाज के द्वारा लिंग के बारे में पहचान हुई है कि ये लिंग भी क्या एक निर्धारित करता है, एक स्त्री को एक पुरुष को। भाई यहाँ पर सामाजिक संरचना को रखा जाता है। सी इज द राइट और बेस्ट आंसर आपका सी होगा। भाई समाज में रहते हैं तो वहां पर बताया जाता है ये फीमेल है, ये मेल है, और उसी के आधार पर कैटेगरी बांट दी जाती हैं। और आपने देखा होगा हर उसमें लिखा भी रहता है। आप बस में भी जाएंगे तो वहां पे लिखेंगे महिला गण के लिए ये सीट है, तो वहां पर ये सामाजिक संरचना को दर्शाता है। क्लियर हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा भाई? क्लियर है? डाउट तो नहीं किसी को? चलिए, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में, सामाजिक संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। तो ये बताना है आपको, और बताइएगा कि राहुल शर्मा एक बुक में फर्स्ट है वो गलत दिया है। भैया कभी कभी बुक में कहीं कहीं गलती हो जाती है, तो राइट आंसर उसका सी होगा। अब देखिएगा भाई यहाँ पर हमारे 4 आंसर है, कौन कौन से? मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न या सहयोगी प्रोजेक्ट। तो क्या होगा और आपके अकॉर्डिंग भी कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्लीज बताइएगा मुझे। माही जी ने बोला है डी, अनिल जी ने कहा है बी, कृतिका जी अभी कुछ नहीं बताए हैं, और फोर्थ भाई समाज को रखा है। और जिसमें लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चा समाज में सहयोग के आधार पर सीखता है, तो उन्होंने योजना, सहयोगी योजना को ध्यान में रखा है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। भाई समाज में रहकर सीखता है, सहयोग की भावना के द्वारा सीखता है, और बच्चे में सामाजिकता भी समाज के आधार पर ही उत्पन्न होती है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन होगा। भाई डी होगा। आप लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल माही डी ऑप्शन सही है। राहुल जी ने भी डी बताया, एकदम सही है। यहाँ पर किसी को डाउट हो तो बताइएगा। क्लियर है?
अच्छा, आपने बता दिया कृतिका ने। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को, अच्छा कृतिका जी ध्यान नहीं रहता ना, कमेंट्स आते हैं तो पता नहीं चल पाता है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अधिगम निर्योग नहीं कर सकते, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती है, या फिर शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, या लास्ट अन्य विद्यार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। भाई क्या होगा इसका, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा, तो प्लीज बताइएगा मुझे। हाँ ऐसा हो सकता है कृतिका, भाई राजकुमार जी ने 25 का डी बताया है। चलिए भाई ईबीएस का आएगा ना क्लास, तो ईबीएस वाले सर से पूछेगा। राहुल जी हम सीडीपी आपको कराते हैं। हाँ मैंने पढ़ लिया राहुल, जो आपने मुझे भेजा है कि ईबीएस में आए तब क्या होगा, आपकी क्लास चलेगी नाइट में, आप डिस्कस कर सकते हैं सर से। चलिए तो आप लोगों के कमेंट 25 का डी और बी, भाई दो मेरे सामने ऑप्शन मिल रहे हैं आप लोगों के, बी बी डी, दो में युद्ध चढ़ा भाई छिड़ गया है कि बी कहता है कि मैं सही हूँ और डी कहता है कि मैं सही हूँ। अब सही तो एक ही होगा भाई, ऑप्शन तो एक ही सिलेक्ट करना है आपको, अब कौन सा होगा देखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे आप ही लोग जानते हैं कि जिनका वे प्रखर बुद्धि के बच्चे जो होते हैं, जो हर चीज को कुछ नया करने का जज्बा होता है उनके अंदर, और यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, प्रियांशी जी ने भी कहा है कि भैया फोर्थ होगा। चलिए अब मैं आप थोड़ा सा बैड उनके लिए लगेगा जिन्होंने फोर्थ ऑप्शन बताया है, भाई अन्य विद्यार्थियों के लिए एक मॉडल बन सकते हैं। यहाँ पर क्या है, यदि अन्य विद्यार्थियों के सामने आप प्रतिभाशाली बच्चे की व्याख्यान कर भैया बोलोगे कि इस बच्चे ने इतना किया है और ऐसा है, तुझे उसकी तरह करना चाहिए, तो बच्चे के अंदर हीन भावना होती है, हीन भावना होती है, डी नहीं होगा कृतिका। भाई क्या होगा, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय में उपलब्ध नहीं कराई जाती, क्योंकि उन बच्चे के अंदर अलग से सीखने की उमंग होती है कि वो बच्चा कुछ अलग सीखे, लेकिन विद्यालयों में कभी कभी उनकी लाइफ इस तरह का प्रबंध नहीं कराया जाता जो बच्चे अपनी बुद्धि के आधार पे आगे बढ़ सके। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो सेकंड होगा, डी नहीं होगा कि वो अन्य बच्चों के लिए मॉडल बने। भाई ये लास्ट आप बाद में, ये बहुत अंत वाला वो है जब बच्चा एक ऐसा नागरिक, ये बड़े लेवल के आधार पर है जो आप फोर्थ वाले को दे रहे हैं कि एक एग्जाम्पल देना कि आप डॉक्टर अब्दुल कलाम की तरह बनो, तो यहाँ पर आप बच्चों को नहीं बोल सकते हैं कि आप उसमें मॉडल की तरह बनो, आप उसकी तरह करो। यहाँ पर एक ऐसा माहौल, ऐसी आवश्यकता रखनी है बच्चे को जो अपनी प्रतिभा को बच्चा उसमें रखकर निखार सके, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है मैडम, डी ही होगा राजकुमार जी, डी नहीं होगा। आप बताइएगा, आपके सामने छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, और एक बच्चा फर्स्ट आता है, तो क्या आप उन बच्चों से ये कहोगे, बार बार बच्चों में हीन भावना पैदा होती है यदि आप किसी बच्चे को इस तरह का बोलते हैं। भाई जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं उन प्रतिभाशाली बच्चों की बात की जा रही है। यहाँ पर संभावना दिया है, क्या पूछा है, संभावना दिया ऐसी, हाँ बी होगा, बिल्कुल सही है यहाँ पर, बिल्कुल। भाई प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की बात की गई है यहाँ पर, बच्चों और किसी विद्यार्थियों के बारे में डिस्कस ही नहीं किया है, तो विद्यार्थियों को ऐसा माहौल उपलब्ध कराना चाहिए जो अपने बौद्धिक लेवल को वो और भी अच्छा बढ़ा सके। आपने देखा, चलो छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ, मेरे दिमाग में आ गया है कि आप देखते होंगे सरकारी स्कूलों में एक बच्ची बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मान लीजिए 5th क्लास में पढ़ती है और उसे जीके की नॉलेज बहुत है, अपने मैथ में बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन उसको वहाँ पर ऐसा माहौल नहीं मिल पा रहा कि वो अपनी प्रतिभा को निखारे, तो ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो विद्यालयों में उपलब्ध नहीं होती है। तो आप क्लियर हो गया होगा सभी का। अच्छा, शिक्षक के बिना, अरे भैया देखिए राहुल जी, शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, छोटे बच्चे को लेकर देखो राहुल जी, आपकी तरह प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं कि आप बड़े हैं, आप कर सकते हैं, बिना अध्यापक के ज्ञान नहीं मिलता है, ये आप भी जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन होगा, क्वेश्चन को पढ़ो उसके अकॉर्डिंग चलो,
भाई बड़े तो आप बिना, आजकल क्या है यूट्यूब के जरिए पढ़ लिया, अपना नेट के जरिए कभी कहाँ पर बुक्स के अकॉर्डिंग पढ़े, लेकिन छोटे बच्चों को एक शिक्षक की आवश्यकता होती है। सी बेस्ट नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग मत चलो, सारे के सारे अपने आप में बेस्ट हैं, सारे के सारे अपने आप में बेस्ट हैं। कभी भी पेडागोजी में कोई भी क्वेश्चन किसी से कम नहीं होता, लेकिन जो सबसे बेस्ट है उसको निकालना पड़ता है किसके आधार पे, पेडागोजी बेस पे। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताइएगा, फिर आगे चले। क्लियर हो गया? हाँ, सी देख लिया मैंने, शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, देख लिया मैंने। चलिए देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के कारण प्रतिभाशालिता होती है। किसके कारण होती है? मनोसामाजिक कारकों के कारण, अनुवांशिकता के कारण, वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण, या 2 और 3 का संयोजन होगा। तो बताइएगा, प्रतिभाशालिता जो होती है बच्चों में वो किसके कारण होती है? 4 आपके सामने ऑप्शन है, जो आपको सही लगे आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, 5th क्लास तक के बच्चों को देखकर ही आपको सोचना है, ये मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, बच्चे लेवल छोटा है भैया, छोटे बच्चे हैं यहाँ पर। हाँ नेक्स्ट कर दिया है कृतिका, और कोई भी वहां पर 3rd और 4th लगाएगा तो गलत हो जाएगा। यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो 2nd ऑप्शन बेस्ट था वहां पर। आगे बढ़ गए माही जी, बताइएगा भाई, जब तक आपका डाउट क्लियर ना हो तो आगे भी नहीं बढ़ा जाता है ना। तो बताइए, इसमें आप लोगों ने बताया डी, तो देखिएगा एकदम बढ़िया जवाब डी ही होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं अनुवांशिकता और जिस माहौल में बच्चा पढ़ रहा है, यानी कि वो वातावरण बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो उसके आधार पर 2 और 3 का संयोजन, एकदम बढ़िया जवाब डी ही होगा इसमें। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, विद्यार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, या निरंतर गहरा कार्य देते रहना, या सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य कराना। सीखने वाले द्वारा, हाँ तो बताना कि क्या होगा भाई इसका आंसर, 27 का क्या होना है। हाँ डी होगा माही, बिल्कुल सही जवाब। अमरीश जी, हाँ सही कह रहे हैं अमरीश जी, और भाई डी 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 माही ने कहा है 26। 27 क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार भाई, 27 क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त होगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको इसमें, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के आंसर से पहले क्वेश्चन, यानी कि पहले ऑप्शन से ही आपको क्लियर हो रहा है कि विद्यार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, बिल्कुल सही जवाब होगा इसमें, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। भाई डी नहीं होगा इसमें, ए होगा। राहुल जी आप क्वेश्चन को देखिए पहले, और डाउट हो तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। राहुल जी मैंने देख लिया, आपने 4th ऑप्शन दिया है। अविनाश जी, अच्छा बताइएगा, सीखने वाले द्वारा यानी कि जो सीखना चाहता है उसको व्यक्तिगत रूप से कार्य देना चाहिए? भाई नहीं, आप व्यक्तिगत रूप से कितना दोगे? आप सभी बच्चों को समान क्लास में बिठाते हैं, क्या ये बताइएगा आप हर बच्चे को अलग अलग रूप से कार्य कराएंगे? नहीं, एक बार करा सकते हैं, 2 बार करा सकते हैं, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि टाइम पीरियड सभी के लिए समान होता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन ही बेस्ट है। हाँ ए होगा, 27 राहुल जी ए होगा। विद्यार्थियों को यह छूट मिलनी चाहिए कि बच्चे किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं और रुचि के आधार पे तभी अध्यापक पढ़ाता है। अब मान लीजिए आप लोग मेरे से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, यदि मैं आपने बताया कि आपको 4th बता रहा है, कोई 3rd बता रहा है, कोई 2nd बता रहा है, मैं आप लोगों को इग्नोर करके आपको सेटिस्फाई न कराकर सिर्फ अपने तरीके से आपको बस आंसर बता दिया और आगे बढ़ती जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होता है ना। आप भी बोलोगे कि मैम ये हमने बताया, क्या ये गलत है, और गलत है तो क्यों गलत है ना। जब तक भाई बच्चों के अकॉर्डिंग ना चले तब तक नहीं होगा। हाँ ए सही है बिल्कुल। शेष अवस्था की अवधि होती है जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, जन्म से 2 से 3 वर्ष, या फिर जन्म से 1 वर्ष। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और बताइएगा कि क्या होगा इसका सही जवाब।
अनिल जी अभी देखिए पहचान हमारा क्या है कि अभी हमने स्टार्टिंग की है और आप लोग ही आगे लेकर आएंगे, इतनी उम्मीद मैं आप लोगों से करती हूँ। तो बहुत जल्दी यहाँ पे थ्योरी वगैरह होगी तो बच्चे को जैसे जैसे पता चलेगा वो डेली ही आएंगे। तो अभी मुझे आप लोग हैं इतना, मुझे इसी में अभी बहुत खुशी है। आज आप लोग 18-20 हैं, कल 25 होंगे, परसों 50 होंगे, बच्चे धीरे धीरे बढ़ेंगे, है ना। बस सबसे बड़ी बात क्या है कि जो पढ़ाने वाला है वो आपको सही से समझा पा रहा है या नहीं। तो देखिए शेषावस्था की जो अवधि आपने बताई है वो बताया है कि जन्म से 2 वर्ष। अब आप भी जानते हैं यदि हम साधारण चार्ट की बात करें तो साधारण चार्ट में भी जन्म से 5 वर्ष होता है, लेकिन शेष अवस्था की अवधि को देखा जाए तो वहां पर क्या है कि जन्म से 2 वर्ष होता है शेष अवस्था काल, शेष काल। हाँ बिल्कुल। और आप सभी से बस यही कहना चाहूंगी, जो भी आपके साथी गण हैं आप उनको भी बोलिएगा कि जिनको प्रिपरेशन करनी है सीटेट की तो हमारे चैनल के साथ जुड़ें, और जैसा भी आप अपना अनुभव दे सकते हैं कि आपको कैसा लगता है, कैसे समझाया जाता है, तो आप ही हमें आगे की ओर बढ़ाएंगे, है ना। मैम प्लीज माही जी की मर्जी पूछना। इंदु जी मैं समझी नहीं भाई, माही जी की मर्जी क्या, मैं समझी नहीं, बताइएगा मुझे क्या बोलना चाह रहे हैं आप। चलिए भाई क्या है माही जी बताइएगा। तो यहाँ पर शेषावस्था की अवधि क्या है, जन्म से 2 वर्ष होती है। और हाँ पूछ लिया जाए आपसे कि खिलौने की आयु कौन सी होती है भैया, यदि क्वेश्चन आ जाए कि खिलौने की आयु कौन सी होती है तो पता है कौन सी होती है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिला है आपको, मैं खुद से ही क्वेश्चन कर रही हूँ कि खिलौने की आयु किसे कहा जाता है। तो आ जाए तो पूर्व बाल्यकाल को कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, ठीक है। अच्छा अनिल जी आपने अनअकैडमी पे क्लास देखी। हाँ मैं वहाँ पर भी, मैं अनअकैडमी से भी जुड़ी हुई हूँ, मैं वहाँ पर भी तैयारी कराती हूँ, लेकिन कुछ बच्चों की वहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि कुछ बच्चे भी प्लस नहीं ज्वाइन कर सकते, उनको प्रॉब्लम है थोड़ा फीस का। तो मुझे अच्छा लगा कि मेरा खुद का चैनल है तो वहाँ पर क्यों ना स्टडी कराई जाए, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ने के लिए, ना ही पैसों की दिक्कत होगी, ना कुछ, आराम से यहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं और लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल के भी साथ जुड़िएगा और यहाँ पर आपको बेस्ट प्रिपरेशन कराई जाएगी, ठीक है। हाँ भाई यहाँ पर जो होगा ना पूर्व बाल्यावस्था होगा, जो मैंने पूछा है ना खिलौने की आयु किसे कहा जाता है, तो वो शेषावस्था को नहीं कहा जाता, पूर्व बाल्यकाल को कहा जाता है। चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया हम आपके आधे कमेंट नहीं पढ़ पाते हैं तो प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि मैम ने रिप्लाई नहीं किया है, वो यदि आपका अर्जेंट कुछ पूछना है तो आप दोबारा कमेंट कर सकते हैं मुझे। प्याजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में होता है। अच्छा मतलब माहे भाई इसमें माही जी का कहना है कि एक ही आंसर वो 10 बार देना चाहती, जैसा आपको खुशी भाई, जैसी खुशी आपको मिले। तो आगे देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने, प्याजे के अनुसार क्या है, 2 से 7 वर्ष के बीच बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में कौन सी में है, तो आप देखिएगा और बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। भाई संज्ञानात्मक विकास की हम बात करें तो जीन प्याजे हैं इसके प्रतिपादक, और राइट आंसर बता दीजिएगा। तो भी मुझे बताया है यहाँ पर माही जी ने, अमरेश जी ने, इंदु जी ने और अविनाश जी ने, बहुत बढ़िया। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 2 से 7 वर्ष होती है, बहुत अच्छा। यदि हम बात करें फर्स्ट वाली तो ये है जन्म से 2 वर्ष, इसे इंद्रजनित गामक अवस्था भी कहते हैं, और 7 से 11 होती है मूर्त संक्रियात्मक, और 11 से 15 या इससे अधिक होती है औपचारिक। तो आपका क्लियर हो गया होगा और सभी ने एकदम बेहतरीन जवाब दिया है कि इसका डी ऑप्शन होगा। क्लियर हो गया होगा सभी का आंसर। भाई मुन्ना जी सेकंड नहीं होगा, भाई सेकंड जो है वो आपका मूर्त संक्रियात्मक है, या वस्तु के द्वारा, वस्तु को सापेक्ष रूप से वस्तु का सामने होकर उसका वर्णन किया जाता है। हाँ डी होगा बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा
कि औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। जेंडर के अनुसार अधिक है या फिर आयु के अनुसार अधिक समझाती है या लास्ट है आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या कहता है ये आप बताइएगा। भाई बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। आयु के साथ अधिक समझाती है, विषम जाती है या फिर प्रभावित नहीं करता है, क्या होना चाहिए बताइएगा जल्दी से मुझे। आंसर क्या होगा भाई। अमरेश जी ने कहा है 30 का सी होगा। चलिए देरी ना करते हुए मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर है वो सी ही ऑप्शन होगा, क्योंकि आयु के अनुसार यहाँ पर अधिक समझातीय रखा गया है और यहाँ पर बिना भेद के शिक्षा, लड़की लड़कों को समान शिक्षा का अधिकार प्राप्त कराया गया है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि समझातीय बताया गया आयु के अनुसार। बिल्कुल राइट आंसर सी होगा। बहुत बढ़िया जवाब पवन जी। बी नहीं होगा, ये जेंडर लिंग भेद के अंतर्गत आ जाएगा। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट है। ठीक है, चलिए तो देखिएगा आज की क्लास में 30 क्वेश्चन हो गए। हमें टाइम का भी नहीं पता चलता है कि टाइम किस गति से आगे बढ़ा है। 1 घंटे में 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए हैं। और कितना आपको समझ में आया है आप बता दीजिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो आगे कोशिश करेंगे कि और भी अच्छे से आपको सिखाया जाए, समझाया जाए। और मिलते हैं कल। हाँ सी राइट है। चलिए धन्यवाद आप सभी का। आप लोगों ने 1 घंटा मुझे दिया, टाइम दिया और साथ के साथ अपने जवाब भी मुझे बताए कि कितना आपको आता है। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिएगा सभी। यही कहना चाहते हैं, कोरोना वायरस अपने चरम सीमा पर है, उसको मात देने के लिए आपको घरों में ही रहना, अपने परिवार का और अपना ख्याल। तो मिलते हैं कल की क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बस वही हमारे लिए बहुत बड़ा, फिर जो लाइक मिलते हैं ना उसी के आधार पे हमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि आगे बढ़ो। गुड नाइट, गुड नाइट। चलिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।